हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उसके सेलियंट फीचर्स को हम पढ़ेंगे। अर्लियर देयर वाज अ मीजी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एम्परर मीजी ने प्रमलगेट किया था, हु हैज़ ऑल द सोवरन पावर्स ऑफ द कंट्री जापान। लेकिन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, इट बेसिकली केम टू एन एंड बिकॉज इट हैज़ only given some rights to the citizen of the Japan. Also, they were not real in nature. So, after 1947, under supervision of General Douglas MacArthur, सोवा कॉन्स्टिट्यूशन came into force, जिसने एम्परर की पावर्स को लिमिटेड कर दिया था और एम्परर के पास कुछ ही सर्टेन पावर्स बची थी। उसके बाद एम्परर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही रह गए थे कंट्री में। प्रिएम्बल जो है सोवा कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिकली जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये स्टेट करता है, वी द जापानीज़ पीपल डू प्रोक्लेम दैट सोवरन पावर रिसाइड्स विद द पीपल। यानी कि जो कंट्री की जो सोवरन पावर है, जस्ट लाइक इंडिया, वो कहाँ रिसाइड करती है? लोगों में रिसाइड करती है। तो अब हम देखेंगे जनरल फीचर्स ऑफ जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट फीचर इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सोवा कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, while the Meiji constitution was termed as the constitution of empire of Japan. Next we have sovereignty of the people. The constitution vests the sovereignty with the people. Emperor is the only symbol of the state and derives his power and position from the people. He forbidden the exercise of power of government. So basically जो emperor है, अब उसके पास complete या फिर एब्सोल्यूट पावर नहीं है, वो सिर्फ उतनी ही पावर एक्सरसाइज करेगा जितनी की कॉन्स्टिट्यूशन उसको ऑथराइज़ करता है एक्सरसाइज करने के लिए। और जो भी एम्परर है वो गवर्नमेंट के किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सो एम्परर इज़ कम्प्लीटली फॉरबिडन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन एनी काइंड ऑफ वर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द जापान। नेक्स्ट इज रिनंसिएशन ऑफ वॉर. So constitution declared that Japan will not go to war and will not use force or threaten the use of force after setting international disputes. It will only defend itself for its security. So basically अब जापान जो भी कोई भी ऐसी वॉर को नहीं लड़ेगा और कोई भी अटैक उस कंट्री में होता है तो वो सिर्फ अपनी कंट्री को डिफेंड करेगा, बट कोई भी ऐसी वॉर किसी भी कंट्री के अगेंस्ट या किसी इंटरनेशनल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी वॉर इनिशिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड मोनार्की. द सोवर्निटी रिसाइड्स विद द पीपल. एम्परर इज मेयरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. द एम्परर इज नो लॉन्गर सेक्रेड बट is a trustee of people. Now sovereignty of emperor has been abolished. He performs his duty according to parliamentary conventions only. तो अब जो एम्परर है वो सिर्फ पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के ही थ्रू अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है एंड बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्परर की पावर को बहुत हद तक लिमिट कर दी है। तो पहले जो मीजी कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दी थी एम्परर को, अब वो पावर्स करंटली एम्परर के पास नहीं है। सो बेसिकली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्परर की पावर को बहुत ही हद तक लिमिटेड कर दिया है, सिर्फ एक नॉमिनल हेड बना के रखा है एंड बेसिकली तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. तो जापान हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन ब्रिटिश पैटर्न. जापान इज़ द फर्स्ट कंट्री टू हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इट इज़ अ फैक्ट. सो द डाइट of the Japan is the highest law-making organ of the state and it is the sole law-making body, and the prime minister is appointed by the diet along with his cabinet and they are responsible to the legislature. तो डाइट बेसिकली जापान में पार्लियामेंट को कहा जाता है, जिसमें दो हाउसेस हैं, एक जो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जो कलेक्टिवली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जापान में बिल्कुल हमारी कंट्री की तरह दो हाउसेस है, एक लोअर हाउस एंड एक अपर हाउस। नेक्स्ट है यूनिटरी गवर्नमेंट. द प्रोविंसेस हैज़ रिसीव्ड देयर पावर फ्रॉम द सेंटर. देयर इज़ ओनली वन लॉ मेकिंग ऑर्गन फॉर द होल ऑफ जापान एंड देयर इज़ नो डिविजन ऑफ पावर. इंस्टेड देयर इज़ अ सेंट्रलाइजेशन. यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पावर सिर्फ एक एंटिटी के पास होती है और सिर्फ सेंटर के पास ही पावर होती है, और जो भी लोअर
अथॉरिटीज़ होती हैं वो सेंटर से ही अपनी पावर को डिराइव करती हैं. Next is bicameral system. The Diet is the highest law-making organ of the state. It has two chambers. The upper chamber is called the House of Councillor and the lower chamber is called the House of Representative. Now, the end of dualism. Dualism has been abolished. The military is now under the government control and there is no possibility that in future the militarist will capture political power. So, Article 60 states Prime Minister and other ministers shall be the civil officer. So, पहले जापान में डुअलिज्म एग्जिस्ट करती थी बट आफ्टर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इस डुअलिज्म को भी अबॉलिश कर दिया गया जिसमें कि मिलिट्री पावर अब कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो सकती है और जो भी ये मिलिट्री है अब वो गवर्नमेंट की कंट्रोल में ही वर्क करती है. सो इट डज नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर लाइक बिफोर. Now the very important fundamental rights. Chapter 3 of the Constitution guarantees various rights to the people of Japan. The Constitution declares these rights to be eternal and inviolate. Out of 103 articles, 31 is of fundamental rights only. So fundamental right किसी भी country और किसी भी constitution का बहुत ही important part होता है. अगर सोवरेनिटी लोगों में रिसाइड कर रही है तो फंडामेंटल राइट भी उन्हें देना बहुत ज़रूरी है. फंडामेंटल राइट होने से ही सिटीजन्स अपनी प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं. सो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 103 आर्टिकल्स हैं जिसमें 31 आर्टिकल्स से फंडामेंटल राइट्स ही हैं